हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग बोहर के एटॉमिक मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि बोहर साहब को ये मालूम था कि उन्हें फिक्स क्या करना है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की जो कमियां थी उन्हें बोहर ने फिक्स किया और अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिससे बोहर का एटॉमिक मॉडल कहा गया। अब पहली बात जो इन्होंने फिक्स की थी तो इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन किया था। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाया था। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए इन्होंने जो पास्टुलेट्स दिया था वो पास्टुलेट्स दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन या मूविंग पार्टिकल है वो जो मूव करता है जिस ऑर्बिट में, वह स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। और स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए बोहर साहब ने कहा था कि स्टेशनरी ऑर्बिट वे ऑर्बिट होते हैं जो फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं और जिसमें मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी भी फिक्स होती है। अब इसको डिफाइन करने के लिए, जो स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने अपना दूसरा पास्टुलेट्स दिया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स जो बोहर का ये था वो क्वांटाइजेशन का था। उन्होंने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो मूविंग पार्टिकल का होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। इसका मतलब जो मूविंग पार्टिकल होगा वो उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा h/2 पाई के। h/2 पाई के क्वांटाइजेशन में जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा जिस भी ऑर्बिट का, उसी ऑर्बिट में कोई भी मूविंग पार्टिकल मूव कर सकता है, बाकी किसी भी ऑर्बिट में मूविंग पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तीसरी बात इन्होंने एनर्जी के ट्रांजिशन की थी, जिससे इन्होंने स्पेक्ट्रा डिफाइन कर दिया था कि स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा होगा। अब चौथी बात जो इन्होंने कही बोहर साहब ने, वो उन्होंने फोर्स की कही। उन्होंने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल होगा इस पर दो तरह के फोर्स अप्लाई होंगे। एक फोर्स ये होगा जो इसको स्टेबिलिटी देगा और दूसरा फोर्स होगा जो इसको वेलोसिटी देगा, जो इसके मूविंग के लिए उत्तरदायी होगा। तो पहला फोर्स जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और दूसरा फोर्स जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो इन फोर्स से दो तरह की एनर्जी आई थी, एक पोटेंशियल एनर्जी आई थी और एक काइनेटिक एनर्जी आई थी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो रिलेशन की पास्टुलेट्स की बात की थी बोहर साहब ने, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि मूविंग पार्टिकल उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिस ऑर्बिट की जो मूविंग एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उस ऑर्बिट के पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी। अब इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि बोहर साहब के इन पास्टुलेट्स के बाद कुछ कैलकुलेशंस आए थे। अब जो मूविंग पार्टिकल है उसका किसी ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी किसी फिक्स ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, इसके लिए कुछ इक्वेशंस बने थे। उन इक्वेशंस की बात करेंगे, उन पे क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल जो होगा उस मूविंग पार्टिकल की रेडियस क्या होगी, rn। ठीक है, n जो होगी वो पोजीशन ऑफ ऑर्बिट को बताएगा, ठीक है, और r जो है वो रेडियस को बताएगा। तो यहां n की बात जो हम लोग करेंगे ये पोजीशन ऑफ ऑर्बिट को बताएगा, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट को बताएगा। ठीक है, तो rn का मतलब है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जिस भी ऑर्बिट की बात करेंगे उसकी रेडियस क्या होगी, इसको हम लोगों को करना है। पहली बात तो हमको रेडियस बतानी है कि nth ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में कोई भी मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी रेडियस हम कैसे निकालते हैं। दूसरी बात हम लोग करेंगे वेलोसिटी vn। तो n जो है वो पोजीशन ऑफ ऑर्बिट को बताएगा और v बताएगा वेलोसिटी को। तो मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में क्या होगी, इस बात की बात करेंगे। तीसरी बात हम लोग करेंगे कि en की एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में मूविंग पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, इसकी बात करेंगे। तो पहली बात हम लोग रेडियस की करेंगे, दूसरी बात हम लोग वेलोसिटी की करेंगे, मूविंग पार्टिकल की किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी, और तीसरी बात हम लोग करेंगे एनर्जी की। कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा
उसका किसी भी ऑर्बिट में हम एनर्जी को कैसे निकालते हैं। तो इसके कैलकुलेशन के शॉर्ट मेथड भी होते हैं, डायरेक्ट आप सूत्र याद करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इसके कैलकुलेशन को भी हम लोग सीखते हैं, लेकिन इसके कैलकुलेशन को सीख के चलने पे ज्यादा आराम रहता है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन को हम लोग सीखते हैं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको भी हम लोग लिखेंगे और क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात शुरू करते हैं रेडियस से। अब रेडियस की जब हम लोग बात शुरू करते हैं तो रेडियस का पहले हम लोग फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो इसका जो फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूले के लिए हम लोगों ने जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे बोहर के प्रीवियस वीडियो में, उसमें दो बातें कही थी। पहला पोस्टुलेट्स तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी के लिए हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी का जो रिलेशन हम लोगों को मिला था तो के जेडी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू था एम बी स्क्वायर, ये पहला रिलेशन मिला था। ये कौन सी एनर्जी के लिए था? स्टेबिलिटी के लिए था। ये पार्टिकल के मूविंग के लिए, मूविंग एनर्जी के लिए था, और ये स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी के लिए था। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा था। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों ने पोस्टुलेट्स में यह देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है एम बी आर किसी भी मूविंग पार्टिकल का, वो एन एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई के क्वांटाइजेशन में है। तो इसे हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो जो भी हमको निकालना है रेडियस या वेलोसिटी, तो ये दोनों इक्वेशन हम रखते हैं। अब अगर हमको रेडियस निकालना होगा तो हम यहां वेलोसिटी को इरेज करेंगे, वेलोसिटी को एलिमिनेट करेंगे। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम लोग रेडियस को एलिमिनेट करेंगे। अब देखें क्या होगा कि हमको निकालना है रेडियस, तो सेकेंड इक्वेशन से वेलोसिटी हम निकालते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। अब यहां से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो v इक्वल हो जाएगा एन एच 2 पाई एम आर। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन से। अब इसे हम लोग पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी की जगह पे हम लोग यह वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा के जेडी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। अब इसको और सरल करें तो ये हो जाएगा आपका, यहां कर लेते हैं के जेडी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब यहां देखें एम और आर दोनों कट रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर। अब हमको निकालना है आर की वैल्यू, तो आर को यहां ट्रांसफर करके बाकी सारी चीजें आर की जगह पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। ये हो गया भाई आपका आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू जो आपने निकाला, ये आर किसके लिए? nth ऑर्बिट के लिए। अगर हम लोग nth ऑर्बिट की बात कर लें तो आर एन, इसको अगर हम लिख दें तो आर एन इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। यही नहीं हुआ भाई। अब यहां पर आप देखें एन जो है पोजीशन ऑफ ऑर्बिट, ये चेंज हो सकता है, और आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है एलिमेंट के हिसाब से। तो ये दोनों जो हो गए ये वेरिएबल हो सकते हैं। पोजीशन चेंज हो सकती है ऑर्बिट की,
और एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है एलिमेंट के हिसाब से। बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट हैं, तो बाकी चीजों को एक साथ कर लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएंगी। अब केवल चेंज क्या हो सकता है, n चेंज हो सकता है, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट को चेंज कर सकते हैं, और एलिमेंट को जैसे ही चेंज करेंगे हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Rn इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू एम। ये सारे कांस्टेंट टर्म हो गए। अब जो चेंज हो सकता है उसको बाहर ले लिया, एन स्क्वायर अपान जेड। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जो आएगी, इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, तो इसे नोट कर लें भाई, फिर आगे बढ़ाते हैं। मिटा दे रहा हूं बीच वाला। अब यहां पर देखें, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को टोटल हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट। तो आर एन इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये आर नॉट हम लोगों ने कहां पुट किया, इस पूरे कांस्टेंट टर्म की जगह पे। तो आर नॉट की जो वैल्यू है, आर नॉट को हम लोगों ने पुट किया एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम की जगह पे, ई स्क्वायर एम की जगह पे हम लोगों ने आर नॉट को पुट किया। यह सारी वैल्यू हमको मालूम है, तो यहां आर नॉट की जो वैल्यू निकल के आती है, वो आर नॉट की वैल्यू निकल के आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या इसको आप कह सकते हो 0.53 एंगस्ट्रॉम, या मीटर में जब आप चेंज करो तो ये वैल्यू आर नॉट की निकल के आएगी 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब आर नॉट होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की ये रेडियस होती है आर नॉट। तो आर नॉट की ये वैल्यू याद रखिए। इस फार्मूले में, फार्मूला आपने देख लिया कि फार्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ। अगर फार्मूले के डेरिवेशन में आपको दिक्कत हो रही है तो ये जो फार्मूला है फाइनल जो है, इसको याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि ये जो आर नॉट है, ये आर नॉट रेडियस है फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट की, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम की ये रेडियस है। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को आर नॉट डिनोट करता है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, या 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर होता है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस पर लिखते हैं, तो क्वेश्चन पहले हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं, फिर दूसरे पे करते हैं। हम लोग कहते हैं कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के थर्ड बोहर ऑर्बिट की रेडियस बतानी है आपको। अब देखें, थर्ड बोहर ऑर्बिट की रेडियस बतानी है हमको, तो हम लोग पहले देखेंगे कि ऑर्बिट की बात क्या है। तो पोजीशन ऑफ ऑर्बिट है 3, तो n की वैल्यू आपकी हो गई 3। तो सॉल्यूशन जब इसका करते हैं, तो सॉल्यूशन में जो चीजें दी गई हैं तो इसको हम लोग बात करते हैं। H हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, और पोजीशन ऑफ ऑर्बिट आपको दिया है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 दे दिया। अब H हाइड्रोजन एटम की बात किया तो एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू हो गया 1,
क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब हमको रेडियस पूछ रहा है तीसरी ऑर्बिट की, तो R3 हमको निकालना है। जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं, Rn इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। यही फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। आर नॉट की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, तो ये हो जाएगा आर तीसरी ऑर्बिट के लिए आर नॉट की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और पोजीशन ऑफ ऑर्बिट आपकी है 3, और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर में, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो R3 इक्वल टू हो गया 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस मिल गई। ठीक है, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस हमको मिल गई 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हटा बेटा इसको। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li + 2 एटम। calculate the radius of second Bohr orbit of Li + 2। लिथियम +2 एटम के लिए हमें लिथियम +2 के सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस हमें निकालनी है। तो यहां पर यह बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप वेलोसिटी, रेडियस या एनर्जी की बात करेंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। तो जब भी कोई भी एटम आएगा जिसका आपको रेडियस निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा या एनर्जी निकालनी होगी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो बोहर के पोस्टुलेट्स और बोहर के फार्मूले उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहां लिथियम Li + 2 की बात होगी। अगर बेरिलियम की बात करना होगा तो Be + 3 की बात होगी। बोरान की बात करना होगा तो B + 4 की बात करनी होगी। हीलियम की बात करना होगा तो He + 1 की बात करनी होगी। मतलब ये सारे फार्मूले, सारे पोस्टुलेट्स 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिफाइन है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कोई भी सिस्टम होगा तो ये फार्मूले, ये पोस्टुलेट्स डिफाइन नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर देखें, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट 2 हो गई, तो n इक्वल टू हो गया 2। बात किसकी कर रहा है? लिथियम की। Li + 2 लिथियम की बात कर रहा है, तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, अब आपको रेडियस निकालना है सेकेंड ऑर्बिट की, तो R2 आपको निकालना है। जनरल फार्मूला आप जानते हो कि Rn इक्वल टू होता है R0 n² R0 की वैल्यू आपको मालूम है, Rn इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और n की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू है आपकी 3। ये आपका हो जाएगा मीटर में। तो Rn आपका हो गया 4/3 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपकी रेडियस हो गई सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम की ना। Li + 2 के सेकंड ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आ गई 4.3 इंटू 5.3 4/3 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा अगर रेडियस से होगा तो उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक, आगे बात हम लोग कर रहे हैं वेलोसिटी की। अगर किसी भी ऑर्बिट में कोई मूविंग पार्टिकल हो तो उस मूविंग पार्टिकल की आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो फिर वही बात, जो दो इक्वेशंस हम लोगों ने लिखे थे एनर्जी का, जो हम लोगों ने तुलना करके जो इक्वेशन बनाया था वो लिखते हैं, और जो सेकंड पोस्टुलेट्स था बोहर का उसकी बात करते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का इक्वेशन था। तो दोनों इक्वेशन से हम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं।
अब बोहर के जो पोस्टुलेट से दो इक्वेशन हमको मिले थे, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की वी एन निकालना है हमको, मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी nth ऑर्बिट में, n क्या है, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो एनर्जी का रिलेट करके जो इक्वेशन बना था वो इक्वेशन था के जेडी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी और मूविंग एनर्जी दोनों इक्वल था, तो इससे ये इक्वेशन बना था हमारा, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक पोस्टुलेट से हमको आया था जब हम लोगों ने एनर्जी रिलेट किया था। अब दूसरे पोस्टुलेट्स में जो हम लोगों ने बात की थी वो एंगुलर मोमेंटम मूविंग पार्टिकल का जो होगा वो h/2 पाई के क्वांटाइजेशन में होगा, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहले वाले जब हम लोगों ने रेडियस निकाली थी तो हम लोगों ने कहा था कि हम वेलोसिटी को एलिमिनेट करेंगे, अब हमको वेलोसिटी निकालनी है तो हम रेडियस को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अब की हम वैल्यू निकालते हैं आर की सेकंड इक्वेशन से और उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम बी। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा v के रूप का, v आपको निकल जाएगा। अब जहां r है यहां पर r की वैल्यू जब आप पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो ये हो जाएगा के जेडी स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई एम बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका, इधर कर रहा हूं भाई, अब ये हो जाएगा के जेडी स्क्वायर इंटू 2 पाई एम बी अपॉन एन एच इक्वल टू एम बी स्क्वायर। यहां से देखो भाई एम खत्म हो गया और v इसकी पावर को खत्म कर देगा। ठीक है, और ये आपका बचेगा के जेडी स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच इक्वल टू वी, यही ना। अब यहां पर देखें, हम लोगों ने ये कहा था कि यहां पर z जो है ये वेरिएबल हो सकता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, जैसे ही एलिमेंट आप चेंज करोगे एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। दूसरा, पोजीशन चेंज हो सकती है ऑर्बिट की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो दोनों चेंज हो सकती हैं, ये वेरिएबल हो सकती है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट एक साथ करके वेरिएबल अलग कर देते हैं, तो v की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी v। अब b हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो vn लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो vn जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, अब बाहर आपका हो जाएगा z अपॉन n। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इससे बी नॉट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पे बी नॉट लिख सकते हैं, तो बी एन इक्वल टू बी नॉट जेड अपॉन एन। जहां बी नॉट होगा वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वही बी नॉट है। तो बी नॉट जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को v नॉट रिप्रेजेंट करता है, v नॉट बताता है। तो v नॉट की फिक्स वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को आपको याद रखना है। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, डेरिवेशन अगर नहीं भी याद होता है तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। अब Vn nth ऑर्बिट में हम मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो nth ऑर्बिट में जो मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी है
उस वेलोसिटी के लिए हमारा पास ये फार्मूला आ गया। वी नॉट की वैल्यू जो है वो वी नॉट की वैल्यू होती है 2.185 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नॉट इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो हाइड्रोजन का है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इस फार्मूले का यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ He+1 एटम इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट। सेकेंड बोहर ऑर्बिट में हीलियम He+1 एटम का आपको वेलोसिटी बतानी है। तो पोजीशन आप ऑर्बिट आपकी है सेकेंड, बात किस एटम की कर रहे हैं? हीलियम एटम की, हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। और आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है कि सेकेंड ऑर्बिट में, हीलियम एटम के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा भाई, है ना। अब ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ एटम जो है वो है 2, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। बात हीलियम की कर रहे हैं, He+1 की कर रहे हैं। तो हीलियम के लिए Z हो जाएगा 2, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। अब आपसे वेलोसिटी सेकेंड ऑर्बिट की पूछी जा रही है, तो V2 आपसे पूछा जा रहा है। अब जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूला, जनरल फार्मूला Bn = V0Z/n, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब यहां सारी चीजें मालूम है, आप रख दीजिए वैल्यू। तो V2 = हो जाएगा, V0 की वैल्यू आपने निकाली है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। Z की वैल्यू आपने निकाली 2 और n भी आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड ऑर्बिट है हीलियम की, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल जाएगी हीलियम आयन की सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट, ऑफ Be+3 एटम। बेरिलियम एटम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात ये पूछ रहे हैं। अब देखें, पोजीशन ऑर्बिट की तीसरी है, तो n जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो पहले पोजीशन ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ ऑर्बिट n 3 है, थर्ड बोहर ऑर्बिट है। ठीक है, अब बात किसकी कर रहे हैं? बेरिलियम की।
Be+3 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है वो होता है 4। Z इक्वल टू हो जाएगा 4। वेलोसिटी पूछी जा रही है थर्ड ऑर्बिट में, तो B3 आपसे पूछा जा रहा है। जनरल फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का किसी भी ऑर्बिट में? Vn इक्वल टू V0 Z/n। सारी चीजें आपको मालूम है, वैल्यू रखिए। V3 क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी पूछी जा रही है, V0 की वैल्यू होती है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। Z की वैल्यू आपको मालूम है 4 और n की वैल्यू मालूम है 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आई थर्ड ऑर्बिट में वो आई 4/3 इंटू 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गई थर्ड ऑर्बिट में Li(Be+3) एटम की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट में किस एटम के लिए? बेरिलियम+3 एटम के लिए, Be+3 एटम के लिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की, नोट कर लीजिए। हटाए बेटा इसको। अब हम लोगों को बात करना है कि एनर्जी अगर हमको निकालना है nth ऑर्बिट में किसी भी मूविंग पार्टिकल की, एनर्जी मूविंग पार्टिकल की nth ऑर्बिट में हमें निकालना है, तो कैसी बात करते हैं। अब रेडियस का फार्मूला एक बार हमको फिर चेक करना होगा कि रेडियस का फार्मूला हम लोगों ने लिखा कैसे था। अब रेडियस का फार्मूला लिखते हैं, तो रेडियस का जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था वो कुछ इस तरह से लिखा था, और n इक्वल टू h²/4 π² kme² n²/z। यही ना रेडियस का फार्मूला निकाला था, इसका यूज होने वाला है बेटा इसमें, इसको याद रखिएगा। अब फिर वही दो फार्मूले, एक एनर्जी के रिलेशन का और एक क्वांटाइजेशन का। एक एनर्जी के रिलेशन का जो फार्मूला है वो है kZe²/r इक्वल टू mv²। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का mvr इक्वल टू n h/2π। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर हम लोगों को एनर्जी की बात करनी है, ठीक है, बात करनी है हम लोगों को एनर्जी की, तो एनर्जी की जब हम लोगों को बात करनी है तो एनर्जी हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और एनर्जी में हम लोग रेडियस की बात करेंगे। यहां जो एनर्जी निकालेंगे वो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना। तो ये एनर्जी की अगर हम लोग बात कर लें तो इस एनर्जी में अगर हमको ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो यहां से अगर हमको चेंज करना होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो इसे हाफ से डिवाइड करना होगा, तो हाफ से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ के Ze²/r इक्वल टू हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो मूविंग पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकलती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग लिखे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ के Ze²/r। यही ना हो गया के Ze²/r। काइनेटिक एनर्जी को E से लिखें तो इक्वल टू हो गया आपका हाफ के Ze²/r। तो मूविंग पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी, इसी को हमको निकालना है। अब देखें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है
इस काइनेटिक एनर्जी में हमको रेडियस का टर्म नहीं चाहिए, रेडियस के टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। तो रेडियस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे किधर से, रेडियस की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहां से, यहां से रेडियस की वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे। तो यहां से अगर हम रेडियस की वैल्यू यहां पर पुट करें तब देखें कि हमारा जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन आया कहां से। अब देखो रेडियस की वैल्यू जो है आर एन अगर पुट करेंगे तो एनर्जी किसकी, nth ऑर्बिट की हो जाएगी। ई एन इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर एन। अब यहां पर आर एन की जगह पे ये वैल्यू अब पुट कर रहे हैं, अब आर एन की जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर दें तो एनर्जी जो हमारी निकल के आएगी ई एन इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। ठीक ऊपर करते हैं तो ई एन इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड अपान एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये जो होगा 2 से इसको खत्म कर लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा और देखते हैं क्या बचता है। हटाए भाई इसको थोड़ा सा हटाना। अब ये हो जाएगा ई एन इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर हो गया ना। अब के और के मिलके के स्क्वायर हो गए, के स्क्वायर, जेड और जेड मिलके जेड स्क्वायर हो गए, जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर मिलके ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया, ए की पावर 4 हो गया। और आपका बचा के एम, ये तो हो गया, एम बचा भाई आपका, एम बचा अपान एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब फिर वही बात, हम लोग जेड को निकालेंगे और एन को निकालेंगे क्योंकि ये चेंज हो सकता है। जेड एटॉमिक नंबर है, जैसे ही एलिमेंट चेंज होगा एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, और एन पोजीशन ऑफ ऑर्बिट है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को चेंज करने, ये दोनों चेंज हो सकते हैं तो वेरिएबल हो सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो ई एन जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपान एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक, तो ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट होगा। अब इसे ई नॉट बोलोगे तो ई एन इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये आपका मेन फार्मूला बन गया एनर्जी का, किसी भी मूविंग पार्टिकल की एनर्जी nth ऑर्बिट में क्या होगी। ठीक है, अब ई नॉट जो होगा, ये हम लोगों ने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है, तो ई नॉट जो होगा ये होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो ई नॉट जो होगा वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल होगा। ई नॉट जो होगा यहां पर ई नॉट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसी को आप ई नॉट बोलोगे।
अब ई नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है, ई नॉट की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू को याद रखिएगा आप, ई नॉट होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ये याद हो पर एटम की बात होगी, क्योंकि एनर्जी नंबर ऑफ एटम के साथ बदलती रहती है, तो पर एटम। तो ई नॉट की जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर जूल पर एटम की बात करें तो ये होगा -2.176 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल पर एटम। जूल पर एटम, अगर जूल पर एटम में बात करें तो इसकी एनर्जी होगी 2.176, ये 18 होगा बेटा, 2.176 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक, अगर हम इसको जूल पर मोल की बात करें तो एनर्जी जो होगी ई नॉट, ये होगी -1.312 इंटू 10⁻⁶ जूल पर मोल। तो ये याद रखिएगा, ये जो ई नॉट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6, जूल में -2.176 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। और अगर आप इसको निकालना चाहें जूल पर मोल में तो ये होगा -1.312 इंटू 10⁻⁶ जूल पर मोल। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या अर्ग में अगर आप इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। ये होता है भाई, अगर आप इसे अर्ग में करना चाहें और जूल में, तो ये रिलेशन होता है जिस रिलेशन से ये एनर्जी चेंज हो गई है। और अगर आप इसको कैलोरी में चेंज करना चाहें तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। तो यहां किसी भी रिलेशन से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन करते हैं, एनर्जी निकालते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम के किसी ऑर्बिट में, है ना। अब ये ध्यान रखना है कि एटम जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का होगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का एटम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in third Bohr orbit of लिथियम एटम। ये क्वेश्चन हो गया आपका। एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है थर्ड बोहर ऑर्बिट की। पोजीशन ऑफ ऑर्बिट आपको दिया गया तीसरी ऑर्बिट की करना है, और किसके लिए करना है? लिथियम के लिए करना है। और लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की स्पीसीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो आपको एनर्जी निकालनी है पोजीशन ऑफ ऑर्बिट दिया है 3, बात कर रहे हैं लिथियम की, तो Z इक्वल टू हो जाएगा 3,
एनर्जी निकालनी है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, तीसरी ऑर्बिट में E3 आपको निकालना है। जनरल फार्मूला आप जानते हो, En इक्वल टू E0 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला आप एनर्जी वाला जान रहे हो। अब वैल्यू सबकी मालूम है, E3 इक्वल टू E0 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात कर रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दे रहा हूं। और Z आपका जो है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर, N आपका है 3 तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो आपकी निकली थर्ड ऑर्बिट की वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने बात की कि वेलोसिटी क्या होगी किसी ऑर्बिट में मूविंग पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की। एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, मूविंग इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और रेडियस क्या होगी किसी ऑर्बिट की, किसी ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।